प्रणाम दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के साथ इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिन्हें पत्री जी का संग मिला, ज्ञान मिला। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रेनू अग्रवाल जी से, जो सिलीगुड़ी से बिलोंग करती है। इनको ध्यान करते हुए काफी लंबा अरसा हुआ, बहुत सारे अनुभव हुए। ये ध्यान कर भी रहे हैं और ध्यान करवा भी रहे हैं, और पत्री जी के साथ बहुत ही अच्छा अनमोल समय स्पेंड करने का समय मिला और बहुत सारे अनुभव हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ ध्यान की यात्रा को, अपने कीमती अनुभव को शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से कि उनकी वजह से आज मुझे आनापानासती मेडिटेशन के बारे में मुझे पता चला और मुझे ये रास्ता मिला कि हम परमात्मा की ओर किस तरह से हम जा सकते हैं। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ, मेरा 2015 में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके पहले मैं ध्यान वगैरह करती थी, लेकिन आनापानासती मेडिटेशन नहीं करती थी और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं। मैं 2015 में पिरामिड वैली गई थी, एक प्रोग्राम था वहां पे। तो वहाँ वो मेरे लिए मतलब एक बहुत नया अनुभव था, क्योंकि स्पिरिचुअल शब्द ही मैंने उस समय पहली बार ही मैंने सुना था कि स्पिरिचुअल कुछ होता है। तब फिर मैं जब वहां पे गई तो मैं देखी कि सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं। ना कोई वहां कोई छोटा है, ना कोई वहां बड़ा है। तो मैं एक आश्चर्यचकित होके, एक जैसे बच्चा देखता है ना, वैसे मैं चारों तरफ देख रही थी कि हो क्या रहा है। फिर मेरे लिए तो पहले ऐसा था कि गुरु जैसे होते हैं, सिंहासन पे बैठे रहते हैं, आसपास में बॉडीगार्ड्स रहते हैं, कोई उनको छू नहीं सकता है, फूलों की वर्षा होती है। मेरे हिसाब से गुरु वैसे थे। लेकिन जब मैं पत्री सर को देखी कि वो सबके साथ हक कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, कॉमन इंसान के जैसे, कोई उनका पैर छू रहा है तो वो भी उनके पैर छू रहे, मेरे लिए ये सब बहुत आश्चर्य वाला चीज था। तो मैं सारी चीजों को देख रही थी। और फिर उसके बाद मैं देखी कि सब पत्री सर को हक कर रहे हैं। तो मैं तो उस समय सर को जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि मैं भी जाती हूँ, हक करती हूँ सर को। तो मैंने सर को हक किया। मैं बोली सर आप मुझे भी हक करो। तो सर बोले आप कहाँ से आए? मैं बोली सर मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ, वेस्ट बंगाल से। तो सर बोले इतनी दूर से क्यों क्यों आए हो? तो मैं बोली सर ऊपर वाले से ना कनेक्शन होना है, उसके लिए आई। और बोलते बोलते मेरे आंख में आंसू आ गए। तो सर बोले कि जब आंख में आंसू आए हैं ना, जरूर कनेक्शन होगा, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो उस समय मेरा सर के साथ इतना ही वो था। और फिर सर ने वो ध्यान तो हम वहां सीखे ही थे कि कैसे करके ध्यान करना है। फिर उसके बाद मैं जब सिलीगुड़ी रिटर्न आई, तो रिटर्न आने के बाद मैं अपना ध्यान वगैरह मैं करने लगी। तो लेकिन एक थॉट में वहां पे छोड़ के आई थी कि काश अगर सर अगर सिलीगुड़ी अगर आते, तो जैसे मुझे ध्यान मिला तो वैसे औरों को भी ध्यान मिलता। क्योंकि यहाँ पे हमेशा देखते हैं कि रामायण की कथा हो रही है, तो भागवत कथा हो रही है, तो उसमें लोगों को क्या परिवर्तन आता है? लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जाते हैं तो लोग वही क्रिटिसाइज वगैरह चलते ही रहता है। बाहर निकले कोई बदलाव नहीं आता। मैं बोली कि ये एक रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है, काश अगर सर भी सिलीगुड़ी आ जाए। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ये जो मुराद है ये मेरी पूरी हो सकती थी। मेरे मेरे को नहीं पता था। लेकिन वो मेरी मुराद पूरी हुई। 2018 में सर सिलीगुड़ी आए। तो जब सर सिलीगुड़ी आए तो मेरे लिए तो पहली बार था। तो कैसे करके क्या होगा अरेंजमेंट, लेकिन फिर भी चलो जो भी हुआ, स्टार्टिंग में 200 लोगों का मैंने अरेंजमेंट किया। लोग ध्यान सीखे। तो मेरे लिए वो पहला अनुभव था। तो मैं उस समय जैसे बसंता मैम को बार बार फोन करके सर क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे क्या बनाना है, क्योंकि हमारे तो यही रहता है ना कि कोई गेस्ट आ रहा है
तो हमारा पूरा फोकस खाने पे चला जाता है। तो मेरा यही था बसंत मैम कैसे खाएंगे, कैसे बना के देना है, कैसे क्या, मैम बार बार आप खाली सारी सब्जियां लेके आ जाओ, धो के रख दो, ये चीज आप लेके आ जाओ, और उसके बाद सर अपने ही सब कर लेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ में जो भी आ रहे हैं उन लोग कर लेंगे, वो मास्टर्स लोग कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली ला के आप अपना कंसंट्रेशन अपने प्रोग्राम पे रखो। लेकिन मेरे लिए तो सारी चीजें नहीं थी, तो भी मेरे दिमाग में तो वो बात घूम ही रही थी कि कैसे करके क्या होगा। फिर उसके बाद जैसे जब प्रोग्राम स्टार्ट होने का समय हुआ, तो सर फिर जैसे कोलकाता से पूनम मैम आई थी, तो सर बोले कि जाओ स्टेज पे जाओ। तो फिर सर के पास मैं बैठी 5 मिनट, तो सर मुझे बोले कि क्या हुआ। तो मेरे दिमाग में तो खाना ही घूम रहा था। तो मैं सर को मैं बोली कि सर क्या खाना खाएंगे आप, रात को मैं क्या बनाऊं। तो सर बोले कि अभी खाना खाना है। मैं बोली नहीं सर। तो बोला अभी क्या करना है। मैं बोली सर ध्यान। तो बोला फिर ध्यान करो, जाओ ध्यान सिखाओ, ध्यान सिखाओ, अपना अनुभव शेयर करो, ध्यान करो। तब फिर उसके बाद हमने वहां पे प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद जब मैं जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, सर मुझे पकड़े, किसी को नहीं देखे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो बोलता चलो घर। घर आए, लिफ्ट से चढ़े ऊपर, सीधा किचन में गए, फटाफट फटाफट करके सब्जियां वगैरह जो भी, फिर और जन भी जो पीछे पीछे साथ में आए थे उन लोग भी सब लग गए, फटाफट करके सब सब्जियां वगैरह काट के आधा घंटा में सर ने खाना, सारा खाना भी बना दिया। फिर उसके बाद सर ने सबको खाना खिलाया। उसके बाद लास्ट में सर खाना खाने में, मैं मतलब मेरे लिए तो सारा आश्चर्य वाली बातें हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद इस तरह से सर के साथ मेरा पहला अनुभव था, जो बहुत ही अच्छा अनुभव था। फिर उसके बाद जब सर सेकंड बार जब सर आए तो उस समय जैसे सर सर का जैसे शरीर बहुत दुखता है ना, बहुत पेनफुल होता है ना, बहुत पेन होता है। तो सर रात को 12 साढ़े 12 बजे सर की नींद नहीं आ रही थी, तो सर आए, आके हमारे बैल्कनी में बैठे, और फिर सर बोले कॉफी पीऊंगा, तो सर को कॉफी वगैरह बना के दिए। फिर सर का हम पैर दाबने लगे। तो पैर दबाने लगे तो फिर है ना, मैं सर को पूछी, मैं बोली सर आपका शरीर इतना क्यों दुखता है, क्या रीजन है। तो सर बोले कि जैसे जब हम लोग दीवार में अगर तुम एक कोयला से घसोगे तो क्या होगा। मैं बोली कि सर क्या होगा, कोयला का दाग लग जाएगा दीवार में, दीवार काला हो जाएगा। नहीं, क्या होगा। मैं बोली सर दीवार काला हो जाएगा, बार बार मैं, या कोयला घिस जाएगा। मैं बार बार यही बोल रही थी। फिर सर बोले दीवार का जो रंग है वो कोयले में नहीं आएगा, वो भी तो आएगा थोड़ा सा। मैं बोली हाँ सर। तो बोले जब हम लोग किसी को ध्यान सिखाते हैं, तो उन लोगों का जो कर्मा है वो थोड़ा सा तो हमारे पास आता है ना, थोड़ा सा तो आता है। तो फिर है ना तो उसके वजह से तो फिर मैं बोली कि सर, तो अगर इतना कर्मा वगैरह आता है, अगर हम लोग ध्यान सिखाते हैं, बदन में दर्द होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, तो क्यों ध्यान सिखाना। तो फिर सर बोले कि अगर कोई एक कैंसर पेशेंट को अगर तुम ध्यान सिखाओगी और उसका थोड़ा सा दर्द अगर तुम्हें आ जाएगा, तो क्या तुम इसके लिए ध्यान नहीं सिखाओगी। मतलब अगर वो अच्छा हो रहा है तो तुम क्या करोगी फिर, उसे उसी हालत में छोड़ दोगी या थोड़ा सा कर्म लेने के लिए रेडी रहोगी। मैं बोली सर वो तो फिर अगर वो मेरे ध्यान सिखाने से अगर सामने वाले को अगर अच्छा हो रहा है उसका, तो मैं तो फिर ध्यान सिखाऊंगी। तो सर बोले वो ही बात है। तो इसीलिए जैसे जब हम लोग किसी को जब ध्यान सिखाते हैं, तो थोड़ा सा कर्मा हमारे पास आता है, तो बदन में दर्द वगैरह होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसके वजह से हम ध्यान सिखाना नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सर से मुझे पता चला। फिर इसी तरह से सर के साथ और भी अनुभव हुए। सर ने जैसे क्या ये मेरे सर के साथ काफी अनुभव थे। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ कि मेरे मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, मैं बेटे वाला अब अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कि मुझे एक्चुअली में होता था बार बार कि मुझे मेरा सबको जैसे थर्ड आई एक्सपीरियंस होता है ना, तो मुझे नहीं हुआ, होता है आज भी नहीं, अभी तक नहीं हुआ थर्ड आई एक्सपीरियंस। तो मुझे हमेशा रहता था कि थर्ड आई एक्सपीरियंस मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखता है कुछ भी, सबको लाइट दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। तो सर जब मुझे बोलते थे एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैं बोलती मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि पहले मुझे ऐसे लगता था कि थर्ड आई एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस हो,
ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा ऐसा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ध्यान में और आगे बढ़ती गई तो मुझे समझ में आया, थर्ड आई एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस नहीं होता। आपका लाइफ में आप क्या फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप पहले कैसे थे अभी कैसे हो, आपके नेचर में क्या चेंजेस आया है, आपके दृष्टिकोण में क्या चेंजेस आया है, ये सारे भी एक अनुभव ही है। एक अनुभव ये कि एक ध्यानी आदमी कैसा होता है, एक कॉमन इंसान कैसा होता है। तो ये सारी चीज मेरे को समझ में आने लगी कि तब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, तो बड़ा वाला बेटा के साथ में एक बार सर की भी थोड़ी सी तू मैं हो गई। तो सर जब पहली बार आए थे तो जैसे सर तो सख्त खिलाफ है ना नॉन वेज के लिए। तो मैं मुझे तो पता नहीं था, मैं बड़े वाले बेटे को बोली जा सर आए हैं, सर के पास जाके बैठ जा थोड़ी देर। तो वो जाके बैठा तो पहला क्वेश्चन वो यही किया सर से, सर नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सर सर बोले कि मैं तुम्हें खाऊं। तो फिर है ना फिर उसके बाद है ना सर बोले कि उसको ना, वो फिर सर को बोला कि सर मैं भी खाता हूँ, ऐसे करके बोला। बोलने के बाद सर का तो दिमाग हो गया गरम। फिर सर बोले तुम तो गधे हो, तुम तो इडियट हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। सर एकदम पूरी तरह से उसको गाली देने लगे। तो वो फिर बोलता है कि आप मेरे को बताइए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सर बोले मैं क्यों बताऊं, जाओ जाके बुक्स पढ़ो, जाके गूगल सर्च करो कि क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं क्यों तुम्हें बताऊं, तुम इडियट, ये वो करके बोलने लगे। तब वो भी फिर खड़ा होके एकदम सर को सुनाने लगा, आप हाँ मुझे पता है आप स्वामी जी हो, ये हो वो हो करके सर को सुनाने लगा। और सर फिर उसकी तरफ खाली देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मैं उस बीच में मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे क्या रिएक्शन करना चाहिए मुझे कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। फिर ऐसे करके सर को जाना था तो फिर सर को मैं एयरपोर्ट छोड़ के आई, छोड़ने जब गई तब फिर मैं रास्ते में मैं पूछी कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आप तो देख ही रहे हो मैं क्या रिएक्शन लूं, मैं क्या एक्शन लूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं क्या करूं। तो ये बात भी नहीं सुनता है, मैं क्या करूं। तो सर बोले कि छोड़ दो, 25 साल का हो गया ना। मैं बोली हाँ सर हो गया। मतलब माँ बाप का सिर्फ 25 साल तक ही रहता है, 25 साल के बाद माँ बाप का कोई कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको 25 साल तक की थी, तो तुमने उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, जो भी तुमको करना था तुमने कर दिया, अब तुम उसको छोड़ दो। मैं सर कल ना अगर वो घर छोड़ के चला जाए तो बोले जाने दो उसको, हाँ जाने दो, जो करता उसको करने दो, तुमको रोकने की जरूरत नहीं है। तो तुम माँ बाप की एक ही ड्यूटी होती है कि उसको पढ़ा लिखा के उसको काबिल बना दे, और उसके बाद माँ बाप की ड्यूटी खत्म, अब आगे की उसकी लाइफ है, वो जैसे करना चाहता है उसको करने दो, कहीं भी तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चे तुमसे आते हैं, तुम्हारे लिए नहीं आते, उनकी लाइफ है, उनको छोड़ दो। तो ये वाली जो चीज है ना सर की, ये वाली जो चीज थी ये मेरे दिमाग में घुस गई। तो घुस गई तो फिर क्या हुआ कि ये बेटा एक दिन मेरे को अचानक से बोलने लगा कि मुझे साइकिल लेके पौंडीचेरी जाना है। यहाँ से पौंडीचेरी है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, और अकेले जाना है। ठीक है। तो अब तो अकेले जाना, किसी के साथ नहीं जाना, और साइकिल लेके जाना वो भी 2500 किलोमीटर, तो मायने रखता है। तो मैं अब क्या करूं, मैं सर से मैं बात की, सर बोले जाने दो उसको, जा रहा है तो तब फिर उसके बाद है ना मैं ध्यान करने बैठी। मैं बोली मास्टर्स, बोलना बहुत आसान है, डिटैचमेंट अटैचमेंट ये कर दो वो कर दो, जब उसको जब निभाने की टाइम आती है ना नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आप कम से कम ये तो बताओ कि ये चीज आया कहाँ से, कहीं ना किसी जन्म में तो इसका हुआ होगा ना। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, आप मेरे को बताओ तो सही। तब फिर है ना सर मेरे को जब मैं ध्यान करने बैठी तो मुझे एक मतलब मेरे पास्ट लाइफ का कुछ झलक आया कि जिसमें मैंने देखा कि ये मेरा जो बेटा है ये किसी राजा के महल में काल कोठरी में है, और काल कोठरी में बहुत पीड़ा है इसको, पूरे शरीर में घाव सा हो रखा है। और
वो भी एकदम अंधेरा है कोठी में, और मैं इसके बगल वाले को उसमें हूँ जिसमें लाइट है पूरी, और मैं अपने आप को एक देवी के रूप में देख रही हूँ। तो इसकी जो पीड़ा है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने इसको पूछा कि क्या हुआ। तब फिर इसने मुझे बोला कि मेरी पूरी जिंदगी इस काल कोठरी में निकल गई, मैंने कुछ भी दुनिया मैंने देखी नहीं है, तो मुझे वो दुनिया मुझे देखनी है, लेकिन मेरा पूरा जिंदगी यहीं खत्म हो गया। तब मैंने इससे प्रॉमिस किया था उस समय कि कोई बात नहीं है, अगले जन्म में तुम मेरे कोख से आना, मैं ये दुनिया तुम्हें देखने में हेल्प करूंगी, मदद करूंगी। तब इसीलिए वो इस जन्म में वो मेरे कोख से आया कि उसको ये दुनिया देखना है। तो वो तो दुनिया देखने आया था, मैं तो भूल गई थी, तो मुझे उस समय याद आ गया। तो याद आ गया तो फिर मैं इसको नेक्स्ट डे गई, इसको हग वगैरह करी करी और इसको बोली सॉरी मैं तो भूल गई थी, चलो ठीक है तुम जो भी प्रोग्राम बना रहे हो तुम बना लो, तुम जाओ। तो फिर ये चला गया साइकिल लेके। तो साइकिल लेके चला गया, तो सर को मैं बोली सर ऐसे ऐसे, वो चला गया। तो सर बोले कोई बात नहीं है, उसको जाने दो, वो आ जाएगा आराम से। तो मैं फिर जब ये जाने लगा तो मैं इसको बार बार फोन कर रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं ऐसे भी बोलती हूँ कि यूनिवर्स मुझे तुम पे भरोसा है, तुम बच्चे को अच्छे से लेके जाओगे, ये वो सर पे मुझे भरोसा है, सर मुझे बोले हैं वापस आ जाएगा। लेकिन ये बोल तो रही हूँ, मन में सोच तो रही हूँ, लेकिन फिर भी डर है, मैं बार बार उसको फोन कर रही हूँ। फिर मैं ध्यान करने बैठी तो मेरे अंदर से आवाज आई, क्या चीज का तुम्हें फेथ है सर के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, बार बार तो तुम फोन कर रही हो। अगर फेथ होता तो तुम थोड़े ना बार बार फोन करती, तुम छोड़ देती उनकी गोद में, वो अपने आप ही लेके जाते उसको। तब फिर मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, अगर हम लोग किसी के ऊपर फेथ करते हैं तो उसको फेथ दिखाना पड़ता है, खाली मुंह से बोलना और करना नहीं होता है। तब फिर मैं उसको फोन भी कम करने लगी। और उसके रास्ते में जब वो गया, काफी डिफिकल्टीज आई और आई, तो वो वहां पे रह के आया। फिर वो जब वहां पे रह के आया उसके मतलब मैं जो एक जो ध्यान में आने के बाद मैंने बहुत ये सीखा कि मतलब एक मदरहुड क्या होता है, एक्चुअल में माँ क्या होती है, जो एक बच्चे को फ्रीडम दे, वो ही माँ होती है। बच्चे को पकड़ना नहीं है, बच्चे को अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको फ्री छोड़ दो, वो जो करना चाहता है वो करने दो। अगर हम लोग पकड़ रहे हैं तो ये तो स्वार्थ है, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए उसको पकड़ना चाहती हूँ, मैं अपने डर से भागने के लिए मैं उसको पकड़ना चाहती हूँ, और उसको भी डरपोक बना रही हूँ। लेकिन अगर उसको अगर छोड़ देती हूँ, मैं अगर सच्चा प्यार करती हूँ, तो मेरे मेरा क्या कर्तव्य बनता है एज ए मदर कि मैं उसको छोड़ दूं, उसका डिसीजन को मैं एक्सेप्ट करूं कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है सही है, चलो जो यूनिवर्स में जो भी लिखा हुआ है, जो डेस्टिनी है वो तो होना ही है। तो क्यों डर 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 के जिंदगी को क्यों जीना, जिंदगी को खुले हाथ से जियो ना। तो इस चीज को मैंने समझा कि माँ बच्चों को खुट्टे से नहीं बांध सकती है, अगर वो सच में अपने बच्चों को प्यार करती है तो जैसे बछड़े को हम खुट्टे से बांध देते हैं कि भाई इतने ही एरिया में घूमना है, वो नहीं करना है, उसको छोड़ दो, वो जहां जाता है उसको जाने दो, सिर्फ अपनी नजर रख और ट्रस्ट करो उसके ऊपर। अगर अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे संस्कार में मैं डाउट कर रही हूँ कि मेरा ही संस्कार गलत है। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आई। फिर उसके बाद जैसे सबसे बड़ा डिसीजन जो हुआ बेटे का, कि वो एक दिन मुझे अचानक से बोल रहा है कि मुझे मॉन्क बनना है, मुझे मॉन्क बनना है, और मैं मतलब जैसे भेलूर मठ जाना चाहता हूँ। तो मैं उसको पूछी थी कि भाई ठीक है तुम आओगे ना घर, तो वो बोला हाँ मैं आऊंगा, 6 महीना में साल भर में एक बार आऊंगा। तो मैं बोली ठीक है। तो मैंने उसकी डिसीजन को एक्सेप्ट किया। और वो बोला मैं शादी नहीं करूंगा। तो मैं ध्यान में आने की वजह से जब वो बोला मैं शादी नहीं करूंगा, तो इसको लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुई कि भाई इसकी लाइफ है, इसकी जिंदगी है, अगर इस तो इसकी 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 लाइफ है, इसकी जिंदगी है। तो मैं इसको कैसे करके रोक सकती हूँ, मैं अपना स्वार्थ कैसे देख सकती हूँ। अगर ये शादी नहीं करके ज्यादा खुश रहेगा तो फिर ठीक है ना, इसको लाइफ पार्टनर अगर नहीं चाहिए तो मेरे साथ तो नहीं रहना है ना, इसकी शादी करके इसकी बीवी तो मेरे साथ तो नहीं रहेगी, इसके साथ रहेगी। तो अगर इसको शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है। तो ध्यान ने मुझे ये डिसीजन लेने में मदद की
कि मैं उसके साथ रहूं, समाज जो भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर इसलिए मैं उसके उसके साथ में थी, उसके साथ में डटे थी, उसके साथ में खड़ी थी। कोई भी कुछ बोल रहा था तो भी मैं नहीं, अगर बेटा को शादी नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, शादी ही कोई शादी के लिए ही पैदा नहीं होता है बच्चा। बच्चा अपनी लाइफ में कुछ और करने के लिए भी पैदा होता है। तो इस चीज को मैं समझी, मतलब ये मैं समझी कि इस लाइफ में, इस धरती पे सिर्फ इंसान खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करने के लिए और शादी करने के लिए नहीं आते हैं। उन लोगों का कुछ और भी रास्ता हो सकता है जो मतलब उन लोग तय करके आते हैं। तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उसकी डिसीजन को एक्सेप्ट करूँ। तब फिर उसके बाद वो जब वहां पे गया तो वहां जाने के बाद उन लोग को जैसे 3 दिन क्वारंटाइन में रखना पड़ता है, 3 दिन के बाद उसका फोन ले लिया जाता है। जब वो 3 दिन जब वो क्वारंटाइन में था तो उसका फोन आया। तो फोन आया तो मैं जिस दिन वो फोन देगा, जमा देगा, तो वो फोन किया तो मैं उसको देखती एकदम व्हाइट ड्रेस में वो है वहां पे। और फिर उसके बाद चूल भी कटा लिया, थोड़े थोड़े चूल थे, एक अलग ही रूप देखने को मिला। और फिर मैं उसको पूछी कि बेटा कब आएगा, बोलता कभी नहीं। मैं क्या बोलूं, उस समय एक बार तो मेरा ना छाती निकल गया, फट, मतलब छाती फट गया। और मैं बहुत रोई, मैं बोली कि ये क्या हो गया, मतलब कैसे करके नहीं आएगा। तब फिर उसके बाद फिर उसी उसी क्षण मेरे को जैसे गौतम बुद्ध का जैसे माँ बाप की जो दर्द है ना उसको मुझे महसूस हुआ कि जब गौतम बुद्ध जब घर छोड़ के गए थे तो ये माँ बाप पे क्या बीती थी। वो जो आप है ना किसी का दर्द तभी फील कर सकते हो जब आप उस चीज को अनुभव कर रहे हो। एक कहानी सुनना और उस चीज को फील करना बहुत बहुत अलग है। तब मुझे ऐसे लगा कि शायद ये जो है ना ये दर्द को मैं फील करने के लिए आई थी। ये दर्द को मैं फील करने के लिए आई थी। तब फिर उसके बाद जैसे बाद में मुझे पूरा चीज मेरे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शायद मे भी, क्योंकि इसका नाम भी सिद्धार्थ है, तो मे भी ये गौतम बुद्ध का ही आ, फिर से जन्म होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ में जो जो गलतियां की थी शायद वो सुधारने आया होगा। तो यूनिवर्स बोलते हैं ना सब कुछ आपको शुरू से सब कुछ देते हैं। तो जैसे मेरे को 3 बेटे दिए, तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे 3 बेटे क्यों दिए गए। तो यूनिवर्स ने इसलिए मुझे शायद 3 बेटे दिए दिए होंगे कि एक बेटा मेरा, 2 बेटा तेरा। तो ये चीज मेरे को समझ में आया। फिर बाद में फिर जैसे गौतम बुद्ध ने पहली गलती की थी कि वो शादी कर लिया था, शादी करके वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गया। तो इसने शादी नहीं किया, ये शादी नहीं किया। फिर हम स्पिरिचुअल माँ बाप इसलिए बने क्योंकि गौतम बुद्ध के माँ बाप स्पिरिचुअल नहीं थे। तो उन लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए बहुत कठिन हुआ, वो अपने अपने बेटे के इस राह से वो खुश नहीं थे। तो हमें इसलिए पत्री सर मिले और हम इसलिए स्पिरिचुअल में आए ताकि हम इस चीज को हम अच्छे से समझ सके कि ये क्या है। मतलब एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स का क्या रोल होता है उस चीज को हम समझ सके। तो ये शक्ति हमें ध्यान से ही मिली। तो ध्यान से ही मिली तो इसीलिए हमने फिर उसकी दर्द तो हुआ लेकिन उसके डिसीजन को हमने एक्सेप्ट किया, उसके डिसीजन को एक्सेप्ट किया। फिर जैसे जैसे जब मेरे जब परिवार वालों को पता चला तो कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलता तो सबसे पहले मतलब पिलर बन के मैं खड़ी होती थी उसके सपोर्ट में कि नहीं, मेरा बेटा जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लाखों करोड़ों में एक घर ऐसा होता है जिस घर में एक संत पैदा होता है। तो उसने तो मुझे धन्य कर दिया कि वो मेरी कोख से पैदा हुआ, वो मेरी कोख से पैदा हुआ, उसने तो मुझे धन्य कर दिया। तो ये चीज मुझे समझ में आई। और इतना बड़ा जब मेरी लाइफ में एक मोड़ खड़ा हुआ तो उस मोड़ को एक्सेप्ट करना, मतलब आ, ये ध्यान ही है जिसने मुझे ये शक्ति दी कि मैं इस चीज को मैं एक्सेप्ट करूं। और मतलब और पत्नी सर का
बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर अगर नहीं होते मेरी लाइफ में, शायद मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और सर मुझे हमेशा बोलते थे कि आपकी जैसी माँ होनी चाहिए, माँ हो तो आपकी जैसी। तो ये जो चीज जो सर हमेशा मुझे बोलते थे, आप कौन हो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि सर क्यों बोलते थे ये बात मुझे हमेशा। तो अब इस चीज का मुझे लगता है कि नहीं, सर ने देखा होगा शायद कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी देखे देखे होंगे सर, मुझे नहीं पता कौन सी एनर्जी सर देखे मेरे अंदर। लेकिन आ, सर का मैं दिल से धन्यवाद मैं देती हूँ सर को कि ये जो मोड़ आया मेरी लाइफ में और इसको मैंने जो एक्सेप्ट किया, उसके डिसीजन को मैंने जो दिल से एक्सेप्ट किया, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एकदम दिल से एक्सेप्ट किए। तो ये बहुत बड़ा हाथ एक मेडिटेशन का ही है, एक मेडिटेशन ही है जो आपको बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में मदद कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है मेडिटेशन, आपके नेचर को चेंज कर सकता है मेडिटेशन। मुझे जो समझ में आता है कि मैं ध्यान में आने के पहले मेरा नेचर बहुत अलग था, और ध्यान में आने के बाद मेरा नेचर में काफी परिवर्तन हुआ है, चीजों को मैं समझ रही हूँ। मेरा जो अनुभव था, मेरा सबसे बड़ा अनुभव मेरा ध्यान का यही था। यही मैं शेयर करना चाहती थी, और सब माता पिता से एक ही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग बच्चों को फ्रीडम दे, बच्चे जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको करने दीजिए। थैंक यू। I don't have any word. Seriously. इतना अद्भुत एक्सपीरियंस है। थैंक यू मैम। थैंक यू।